नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच एक बार फिर लेकर आई हूं। बात आज उस देश की करने वाले हैं जिसके रिश्ते भारत के साथ एक समय में बेहद खास थे, जो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन धीरे धीरे सूडो सेक्युलरिज्म की चादर ऐसी ओढ़ी कि वो हिंदू राष्ट्र भी दूर हो गया। और आज हालात ऐसे हैं कि वो देश जो हिमालय की गोद में शांत प्रिय देश कहा जाता था, आज आंदोलन की, आक्रोश की आग में जल रहा है। बात नेपाल की हो रही है। नेपाल क्या गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल स्वाभाविक है ऐसे समय में जब नेपाल के हालात निरंतर बेकाबू हो रहे हों। नेपाल जो हमारी सीमाओं के उस पार है, लेकिन हालात ऐसे हैं जैसे किसी भी वक्त आग भारतीय सीमा तक लपक सकती है। 12 से लेकर काठमांडू तक नेपाल सचमुच गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। एक तरफ चीन समर्थित कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली का नेशनल वॉलंटियर्स फोर्स है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने को उतरी जेनजी युवा पीढ़ी है। और साथ ही साथ तीसरी तरफ हिंदू राष्ट्र और राजा की वापसी की मांग करने वाली शाही ताकतें भी हैं। ये तीनों अब सड़क पर है। सिमरा छावनी में तब्दील हो चुका था, आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई। पुलिस सेना तैनात, घायल युवा अस्पतालों में तमाम तस्वीरें आई। हिमालय के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। और लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल की सत्ता पर विदेशी ताकतों ने पूरा कब्जा जमा लिया है? केपी शर्मा ओली पर चीन की फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। राजावादी ग्रुप्स पर बाहरी देशों के समर्थन के सवाल हैं। और जेनजी युवा मांग रहे हैं नेपाल को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। सवाल सीधा है कि नेपाल क्या फिर से 2006 की जैसी अराजकता में लौट रहा है चुनावों से पहले? और सवाल यह भी है कि क्या नेपाल की जनता अपनी ही जमीन पर विदेशी एजेंडों का शिकार बन रही है? क्या नेपाल की सत्ता दिल्ली काठमांडू के बीच नहीं बल्कि बीजिंग में तय हो रही है? और क्या नेपाल सिर्फ हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तभी बच सकेगा? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। नेपाल भारत का पड़ोसी, लेकिन आज हालात ऐसे जैसे अगला महाभारत यहीं से शुरू होने वाला हो। काठमांडू से 12 तक नेपाल की धरती इस वक्त 3 तरफा गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और इस आग को हवा दे रहे हैं विदेशी हाथ, विदेशी फंडिंग और उन नेताओं की लालच जिन्होंने अपने देश को बेच दिया। नेपाल का 12 जिला आज एक लड़ाई का मैदान बन गया है। जेनजी युवा देश बचाने के लिए सड़क पर है। सरकार अपनी पकड़ बचाने के लिए सेना और पुलिस उतार चुकी है। सड़कें बंद, गलियां खाली, लोग दहशत में। और 12 का सिमरा शहर पूरा का पूरा छावनी में तब्दील। जेनजी आंदोलन के कई युवा घायल हैं, अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं और नेपाल आज सुलग रहा है। वहीं दूसरी तरफ काठमांडू में खड़ा है कम्युनिस्ट नेता केपी ओली का लाल गढ़, जिन पर आरोप है कि चीन के इशारे पर नेपाल की राजनीति को हाईजैक किया जा रहा है। आज केपी ओली ने अपनी खुद की नेशनल वॉलंटियर्स फोर्स को सड़क पर उतार दिया। हथियार बंद यूनिफॉर्म में मार्च करते हुए जवान, लेकिन ये जवान नेपाल के संविधान के नहीं बल्कि चीन के हितों के लिए उतरे हुए दिख रहे हैं। इस फोर्स को उस चीन से फंडिंग मिल रही है जिसका एजेंडा नेपाल को कम्युनिस्ट बेल्ट बनाना है। और केपी ओली उस एजेंडे के सबसे बड़े ठेकेदार बन चुके हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे उग्र मोर्चे पर, जेनजी युवा क्रांति। ये वो युवा है जो नेपाल के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो न तो चीन को नेपाल देना चाहते हैं और न ही ओली को इसका सौदा करने देना चाहते हैं। जेनजी युवा अपनी जान जोखिम में डालकर केपी ओली की मिलिशिया को रोकने में लगे हैं। लेकिन मैदान में सिर्फ 2 ताकतें नहीं है, तीसरी शक्ति भी उभर चुकी है, जो फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और राजा को वापस सिंहासन पर बैठाने की मांग कर रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाओ,
राजा को लाओ जैसे नारे गूंज रहे हैं। ये ताकत चीन समर्थित कम्युनिस्टों के खिलाफ खड़ी है, लेकिन लोकतंत्र समर्थक जेनजी से भी अलग है। नेपाल अब 3 हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन सवाल उठता है इतनी आग अचानक कैसे भड़की? क्या सच में नेपाल की राजनीति अब काठमांडू में नहीं बल्कि बीजिंग में तय हो रही है? क्या ओली पूरी तरह से विदेशी फंडिंग पर चल रही कठपुतली बन चुके हैं? नेपाल आज केवल नेपाल नहीं रहा, अब ये इंडो चाइना पावर बैटल का नया रण क्षेत्र बन चुका है। नेपाल में चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पारा 2006 के गृह युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 12 में पुलिस सेना बनाम युवा, काठमांडू में कम्युनिस्ट मिलिशिया बनाम लोकतंत्र समर्थक और पूरे देश में राजावादी बनाम कम्युनिस्ट बनाम युवा क्रांति। नेपाल में बहुत समय कम बचा है, या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर नेपाल अस्थिरता की गहरी खाई में धकेल दिया जाएगा। आज उस नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी की जरूरत है, जिसको कभी षड्यंत्रों के तहत सेकुलरिज्म का चोला उड़ा दिया गया था। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल बड़ा है कि नेपाल को बचाने की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये वाकई लड़ाई है या फिर विदेशी ताकतों की हाथों की कठपुतली बन चुका है नेपाल? और ऐसे में क्या नेपाल की परिस्थिति उसे एक बार फिर से गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है? इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ चुके हैं, स्वागत करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, सुरेश गोयल सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नेपाल से जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान के देवेश झा जी हमारे साथ हैं। देवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुबोध कुमार भी इस वक्त नेपाल से जुड़ चुके हैं। सुबोध, आपका स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे ही ताज़ा हालातों का अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि बीती जो तस्वीरें आई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। नेपाल में जिस तरीके से हमने सिमरा एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी या 12 से जो तस्वीरें आई वो बेचैन करने वाली थी, लेकिन कहा गया कि बाद में समय रहते स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ये कहा जा रहा है कि आवाज को कितना दबाओगे, अभी ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होने वाला है। ताजा हालत क्या है सुबोध, सबसे पहले आपसे? बिल्कुल जी लावनी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल की जो स्थिति है, अब आज के समय में, अभी के समय में तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य किया गया है। और वहां से जो नेपाल काठमांडू से जो आपके ये जो जेएनजी युवा पुस्ता के जो लीडर हैं सुदन गुरुङ सहित वहां के गृह मंत्री कुलमान घिसिङ जी और खेल मंत्री बबलू गुप्ता जी आके पथलैया में एक जो पुलिस कार्यालय है वहां पे जिला प्रशासन के द्वारा वहां पे वार्ता की गई है। वार्ता में जो सुदन गुरुङ जो युवा जेनजेट के लीडर हैं उनका मान था कि जो ये एमआलए के कार्यकर्ता जो हाथापाई किए थे, पहले उनका गिरफ्तार करके उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही कोई वार्ता आगे होगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब नेपाल के काठमांडू की बात करें, काठमांडू में माइतीघर मंडला में वहां पे जेनजेट के पुस्ता जो पहले वो घायल हो चुके थे, जो विकलांग है, वो सब आके माइतीघर मंडला में शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे। और ये मांगे जो उनसे हुई थी वो मांगे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस मांगे को लेके वहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक तरफ और जाके देखे तो एमआलए पार्टी जो केपी ओली की पार्टी है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चीन के संरक्षक में चलती है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी फिलहाल में उन्होंने नेशनल वॉलंटियर फोर्स तैयार कर लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या में, जो कि आज काठमांडू में उनका भव्य प्रदर्शन किया गया, इसके कारण देख सकते हैं कि नेपाल में अब राजनीतिक जो है चरम सीमा पे है और कहीं न कहीं विदेशी हाथों की ताकत में जा चुके हैं। बिल्कुल सुबोध, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सुरेश सर आपके पास आ रही हूँ सीधे, कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो परिस्थिति नेपाल में है, भले ही अभी कल की जो आग थी उसे किसी तरह से कंट्रोल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से चिंगारी कब भड़क जाए कुछ अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे हालात में क्या आपको लग रहा है कि वाकई नेपाल में गृहयुद्ध जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है, कभी भी ये चिंगारी भड़क सकती है? देखिए, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी,
और खासतौर पर भारत के लिए, भारत और नेपाल के रिश्ते जितने सेंसिटिव है, उसके मुताबिक भारत से कोई भी, और खासतौर पर मेरा जैसे व्यक्ति जो कि डिप्लोमेट के तौर पर अपनी एक बात रख रहा है, मैं समझूंगा कि हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और ये कहना है कि ये गृह युद्ध की स्थिति दोबारा चल रही है या चीन का प्रेजेंस रिस्टोर करने की या उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है, आपकी बातों को मैं नकार नहीं सकता हूं। पॉसिबिलिटी है कि चीन अपना गेम खेल रहा हो, लेकिन मैं ये भारत के लिए क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, थोड़ा इसको वॉच करना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि पिछले सितंबर में जब ये जंग जी के प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद सुशीला टाके प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उम्मीद ये थी कि वो जल्द से जल्दी एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू करेंगी। इलेक्शन का होगा, उसके लिए शेड्यूल बनाना, उसके लिए बाकी प्रोसेस शुरू करना। तो कुछ हो सकता है कि जो जंग जी के लोग हैं, और ये बात पक्की है कि ये यंग मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ये इसमें अभी जो भी चल रहा है यंग लोग है ये, तो उनको लग रहा हो कि अभी तक काफी देर हो चुकी है, अब तक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आने चाहिए थे, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना चाहिए था। और मैं समझता सुशीला टाके जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, काफी सीजन एक वो पॉलिटिशियन है, वो समझते हैं इस बात को, तो मेरे ख्याल है वो भी कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा जरा देखना पड़ेगा कि वाकई में ये चीजें आगे बढ़ती हैं या यहीं पर रुक जाएगी। मेरा अपना असेसमेंट है कि रुकने की उम्मीद है, ये रुकने की उम्मीद है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रुक सकता है, लेकिन सवाल ये है देवेश जी, और उससे पहले महेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेपाल मामलों के जानकार है। महेश जी, आपका भी स्वागत है, आपके पास भी आऊंगी मैं इसके बाद। लेकिन देवेश जी, सवाल ये है कि जैसा कि सुरेश सर कह रहे हैं कि हाँ, एक्सपेक्टेड है कि ये चिंगारी नहीं भड़के और स्थिति कंट्रोल्ड हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं कि नेपाल विदेशी ताकतों के हाथों में है, ये विदेशी एजेंडे हैं जो नेपाल की जमीन पर नेपाल के लोगों के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी, या फिर ये विदेशी ताकतें अब भी नेपाल को हाईजैक करने की कोशिश करती रहेंगी? नेपाल का जो भू राजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति है नेपाल की, वर्तमान विश्व राजनीति में आप देखें तो सर्वाधिक तेजी से आर्थिक उन्नति करने वाले दो राष्ट्र जो महाशक्ति की दिशा में है, भारत और चीन, नेपाल उसके बीच में अवस्थित है। ये इसके लिए एक अवसर है तो एक चुनौती भी हो गया है। अब इस कारण से क्या है कि पश्चिमी शक्तियां जो है वो भारत और चीन की परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल व्यवस्थित करने के लिए नेपाल की भूमि को प्रयोग करती रही है। अभी ये जो आंदोलन हुआ, अब नेपाल में आप अगर इसकी चर्चा के बारे में समझें तो यहाँ जैसे यूएस एम्बेसी, यूथ काउंसिल ऑफ नेपाल या बारबरा फाउंडेशन, ये काफी चर्चित नाम रहे हैं इस आंदोलन में, इस सरकार के गठन में। और इन परिस्थितियों के कारण अब क्या है कि नेपाल के उत्तर में आपको चीन का सॉफ्ट वैली तिब्बत है जी, और नेपाल के दक्षिण में अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा जटिल और कमजोर अर्थतंत्र वाला बिहार। अब उत्तर प्रदेश को तो हम नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश तो अब अच्छे पोजीशन में आ गया है, लेकिन बिहार अभी भी कमजोर अर्थतंत्र का है। उसमें भी उत्तर बिहार को आप देखें तो वो काफी कमजोर है, और हमारे नेपाल का तराई जो है वो भी काफी कमजोर आर्थिक अवस्था का है। तो वेस्टर्न फोर्सेज जो है वो यहाँ काफी खेलती है। इस बात को मेरे ख्याल से अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी की जो आप जिस विषय का आपने चर्चा किया, यहाँ हो ये रहा है अभी कि सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीश रही है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो न्याय क्षेत्र से आई है, तो उनका राजनीतिक अनुभव जो है वो सीमित है। और प्रयास किया है उन्होंने दलों के साथ बैठक करना, और निर्वाचन का एक जो डेट है उस डेट को मैच करते हुए एक कैलेंडर भी निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है, नॉमिनेशन से लेकर के और उसके जो प्रोसेस होते हैं वोटिंग सब तक का। आज आपको वोटर्स का एंडोर्समेंट होने का, वोटर लिस्ट में नाम लिखाने का आज अंतिम दिन। थोड़ा सा यहाँ क्या परिस्थिति डेवलप हो रही है कि एमाले जो है वो संसद पुनर्स्थापना का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहा है, और केपी ओली जी इस विषय को प्रमाणित करने के लिए वो एक रणनीति लेके चल रहे हैं कि अगर नेपाल में चुनाव नहीं हो पाता है या ऐसी परिस्थिति बनती है कि चुनाव नहीं होगा, तो उनका ये मुद्दा जो है, अब चुनाव अगर नहीं होगा, नहीं हो सकता है, तो डेडलॉक में तो हम रह नहीं सकते।
तो ऐसे में क्या किया जाए, तो संसद पुनर्स्थापित कर दिया जाए। हाँ। तो उसके लिए एक परिस्थिति डेवलप हो रही है जिससे तनाव अभी बढ़ रहा है। और फिर ये आज जो वॉलेंटियर फोर्स उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये और तनाव बढ़ाएगा और एक खतरा बढ़ने का संभावना है। ठीक है, यानी आप जो संकेत दे रहे हैं, महेश जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अब आपके पास लेकर आ रही हूँ कि जो बातें जैसे सुरेश जी ने कही या जो बातें अभी देवेश जी कह रहे हैं, क्या ये एक हिंट मिल रहा है खुद केपी शर्मा ओली को, क्या ये हिंट मिलने लगा है कि नेपाल की जनता दोबारा चाहती है कि राजा को लेकर आना चाहिए, राजशाही ही सचमुच, राजशाही इज इक्वल टू लोकतंत्र था, क्योंकि जब ये हिंदू राष्ट्र की स्थिति को जब खत्म किया गया और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से संविधान को बदला गया, एक उम्मीद थी कि बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन बहुत हद तक दिखाई नहीं दिया। और इसीलिए आप देखें कि इस आंदोलन के दौरान भी बार बार ये कहा जा रहा था राजा आओ देश बचाओ। तो क्या ये बात अब केपी शर्मा ओली को आभास ऐसा होने लगा है कि एक बार फिर से वही परिस्थिति लौटेगी और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं से इमोशनल हैं, जो लोगों को टच कर सकें? महेश जी। जी नमस्ते। नमस्कार महेश जी। ऐसा है कि देखिए, नेपाल की बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर आज नेपाल को आप देखें तो 80 के दशक के अफगानिस्तान को देखना होगा। अफगानिस्तान एक प्ले ग्राउंड बना आपको अमेरिका और रूस के बीच का, लेकिन आज नेपाल यूज हो रहा है इस्लामिक शक्तियों के द्वारा। और पहले तो जो भी समस्याएं पैदा हो रही है उसका टारगेट क्या है, इसको हमको देखना चाहिए। विगत में एक हिंदू राष्ट्र को इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष बनाया, राजा की हत्या होती है, इन सब चीज को अगर आप कड़ी जोड़ेंगे तो इनका अल्टीमेट लक्ष्य है नेपाल को डीस्टेबलाइज करना, बांग्लादेश को चिकन नेक के माध्यम से नेपाल को जोड़ के एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इनकी मंशा ये है, वो उनका फाइनल टारगेट है। उस टारगेट के हिसाब से आप देखिए डेमोग्राफी किस हिसाब से चेंज करती गई, डेमोग्राफी चेंज होती चली गई। अपने बिहार के 4 जिले, बंगाल के 2-3 जिले, आसाम के, इस प्रकार से। और अब जो नेपाल के जो सटे हुए जिले हैं वहां पे या तराई के जितने भी जिले हैं, सब में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली जा रही है। तो इनका जो अंतिम लक्ष्य है, अगर आप इतिहास की बात करें, 1905 में पश्चिमी भारत से एक बहुत बड़ी इस्लामिक आबादी को पूर्वी भारत में शिफ्ट किया था अंग्रेजों ने, जिसका वहां के शासन ने विरोध किया था और उस कारण से वो एक शिफ्टिंग बंद हुई। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो आप देखिए पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हाल का बांग्लादेश एक पाकिस्तान का टुकड़ा बना, जिसकी कोई कनेक्टिविटी बाई रोड पाकिस्तान से नहीं थी। तो ये डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है उसका मेन लक्ष्य है कि भारत एक नए विभाजन की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें दिखता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब नेपाल को कैसे बर्बाद किया जाए उसकी तरफ तैयारियां चल रही है। अगर आप अफगानिस्तान को 80-85 के दशक को पढ़ें, 80 और 85-90 के दशक में जो अफगानिस्तान में हुआ और जिस प्रकार से नारकोटिक्स की खेती वहां बढ़ी, हमारे राजनयिक साहब है गोयल साहब को अभी देखा, मैंने कहा नमस्कार साहब गोयल साहब, आप इस परिस्थिति को अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी जो नेपाल में जिस हिसाब से नारकोटिक्स की खेती हो रही है और नारकोटिक्स के द्वारा एक पैसा पैदा किया जा रहा है, और तराई क्षेत्र में हमारे जो जितने जिले हैं भारत के जो नेपाल से सटे हुए हैं, किसी जिले में 500 से 1000 बच्चे, यानी हर गांव में 100-200 बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। तो ये इस पर हमारी सरकार मेरे को लगता है उतनी यानी गंभीर हमको नहीं दिखाई दे रही है। और प्रतिदिन मैं तो सीमा पर रहने वाला हूँ, रक्सौल रहता हूँ, तो मैं तो ये चीज को बड़े करीब से देख रहा हूँ कि किस ठीक है, मैं जी आती हूँ मैं आपके पास, आप ही के पॉइंट को ले जा रही हूँ सुरेश जी के पास। देखिए सुरेश जी, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो कुछ भी नेपाल में होगा वो नेपाल के लिए तो नेपाल को प्रभावित करने वाला तो होगा ही, लेकिन भारत उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है। और ख़ासतौर से सुबोध जी जिस इलाके से आते हैं, आप सौभाग्यवश
मेरा विवाह भी उसी क्षेत्र में हुआ, इसलिए उस क्षेत्र को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि रोटी और बेटी का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये परिस्थिति हमने बीते दिनों जो इशारा अभी महेश जी कर रहे थे, हमने बीते दिनों दिखाया था कि किस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ की डेमोग्राफी बदली गई है, किस तरीके से इस्लामी ताकतों को नेपाल में हावी किया जा रहा है। क्या ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में केवल ये कह देना कि ये नेपाल के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये कहकर हम इसको थोड़ा सा लाइट वे में ले लें तो शायद नेपाल के लोगों के साथ, जो वहां के सनातनी है, उनके साथ बेईमानी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। सुरेश जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जो अभी महेश जी कह रहे थे, थोड़ी सी एक दो चीजों को छोड़ करके मैं उनसे वाकफियत रखता हूं कि हमें जो अपनी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसके बारे में काफी गंभीर रहना होगा। और इस बात से मेरे को कोई भी परहेज नहीं है एडमिट करने में कि हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि इंडिया में स्टेबिलिटी हो और उसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, होगा भी और कोशिश काफी कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा कि एक इस्लामाइजेशन हो रहा है नेपाल का, उस बात से मैं थोड़ा सा अभी परहेज करना चाहूंगा, थोड़ा सा परे रहना चाहूंगा। इस्लामाइजेशन एक बहुत गंभीर चाल है और नेपाल में कभी भी इस्लामाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रही है और ना जो अभी हो रहा है, अगर डेमोग्राफी की बात भी कर ली जाए, वो भी नहीं है। ये बात जरूर है कि हाँ, जो ड्रग्स का एक मामला चल रहा है उससे काफी खतरा। लेकिन गोयल सर, बीते दिनों हम लोगों की ये ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव हैं वहां पर किस तरीके से धर्मांतरण का खेल सबसे ज्यादा चला। छांगुर के का केस आपने देखा होगा कि नेपाल को उसने हब बना लिया था बॉर्डर एरियाज को। तो ये कह देना कि नहीं हो रहा है, तो शायद इस चीज से हम डिनायल मोड में आ रहे हैं। देखिए, नेपाल की बात कर रहे हैं। हाँ। जो नेपाल के किनारे भारत में हो रहा है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन नेपाल में अभी जो मेरे बाकी जो मित्र हैं वहां पर जो काम करते रहे, उनसे भी उनका यह है कि अभी इस्लामाइजेशन की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि हम कहें कि नेपाल उस तरफ जा रहा है, बट थोड़ा इसके लिए जरा सोच समझना होगा, देखना होगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि अगर जो आपने इश्यू शुरू किया था कि आगे ये सिचुएशन और ज्यादा टेंशन बढ़ने की उम्मीद है, क्या आएगी, मैं उस बात के ऊपर जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, खतरा है, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है और ये जिस तरह से जनरेशन जी ने मामले को हाथ में लिया है, उनका एक जरूर क्या कहते हैं कि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल है कि वहां पर अभी तक प्रोसेस जितनी चाहिए समझते थे कि वो आगे बढ़नी चाहिए, नहीं हो रही है और इसके लिए काफी गंभीर भी है वो। और मेरा ख्याल है सुशीला कार्की इस बात को समझ करके एक्शन लेंगी। तो मुझको ये लगता है कि सिचुएशन को डील कर लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचे कि भाई एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वो नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें एक दो देशों के और मैं अब इसके बारे में नाम लेने से मेरे को हिचक नहीं है, यूएसए भी है, चाइना भी है, उन दोनों देशों का यहाँ पर काफी एक कोशिश जारी है कि वहां पर उनके जो सरकार आए वो उनके सिंपैथाइज करने वाली सरकार हो। चाइना का जरूर रही है और हमें उससे सावधान रहना होगा। लेकिन इनकी जनरेशन जी जो बांग्लादेश में शुरू हुआ था या जो और बाकी जगह शुरू हुआ है, उससे काफी अलग है और इसलिए मेरे को ये उम्मीद है कि वो इस मामले को ज्यादा मतलब कि जो जिसका खतरा अभी महेश जी जिक्र कर रहे थे कि उस खतरे से ज्यादा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, वो मतलब समय रहते कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए देवेश जी, एक चीज देखिए, आग में घी डालने का काम कैसे किया जा रहा है। सब क्या कह रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन लोकतंत्र में ये जो केपी शर्मा ओली ने जो नेशनल वॉलंटियर्स फोर्स बना दी, क्या ये फोर्स, क्या ये नेपाल को इसकी जरूरत थी क्या? इस तरीके के फोर्स को बना देना, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को चैलेंज है। देवेश जी, आपने मेरे से पूछा, मैं देवेश जी से सवाल कर रही हूँ। देवेश जी, इसके बाद महेश जी आपके पास आती हूँ। हाँ, देखिए, एक तो आपके इस सवाल का छोटा सा जवाब ये है कि ओली जी प्रेशर टैक्टिक में जा रहे हैं और वो एक प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश जैसी करती हुई उनका प्रयास उनका दिख रहा है।
वो एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं कि चुनाव हो ही नहीं सकता है, ताकि ये अगर माहौल बन जाता है तो कोर्ट में जो इशू है उस पर प्रेशर क्रिएट हो और पार्लियामेंट रीइंस्टेट हो जाए और फिर उनकी बात फिर कायम हो जाए। ये उनकी एक कोशिश है। दूसरा विषय मैं थोड़ा सा महेश जी की जो विषय महेश जी ने उठाया उसके बारे में मैं थोड़ा तथ्यांकगत जानकारी आपको करा दूं। बाकी वो इस्लामाइजेशन है या नहीं है ये आप लोग तय कर लीजिए। अभी नेपाल के भारत से जुड़े हुए जो बॉर्डर है उसमें बांके नेपालगंज जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ मुस्लिम आबादी 20% से ऊपर हो चुकी है। कपिलवस्तु में 24% से ऊपर हो चुकी है। रौतहट में 19% से ऊपर हो चुकी है। सुनसरी में 13% से ऊपर हो चुकी है। सुनसरी में अभी 3 महीना पहले एक एस फाउंडेशन है बांग्लादेश का, जिसने वहां एक मस्जिद बनाने का वो तय किया और उसकी फंडिंग आ गई है। और आप ये समझ लीजिए कि वो जो मस्जिद वहां मतलब मस्जिद बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो अंततः वही सब चीज करने के लिए हो रहा है, क्योंकि उसका जो एजेंडा है उसमें हमने देखा है उसको, उसके एजेंडे में ही लिखा हुआ है कि जो लोग इस्लाम में आएंगे, इस्लाम को अपनाएंगे, उनको बहुत सारी सहूलियतें दी जाएगी। तो जो कश्मीर में करते थे ये लोग, बिल्कुल, यानी लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण का जो पूरा का पूरा एजेंडा है यहाँ पर उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और जल्दी से सुबोध के पास जरा चलना चाहेंगे। सुबोध, आपने गेस्ट पैनल को सुना बहुत अच्छे से कि एक बात तो क्लियर है कि नेपाल में बहुत कुछ, अगर हम ये कहें कि ठीक नहीं हो रहा है तो ये गलत इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि गाहे बगाए हर जगह आंदोलन की तस्वीरें आ जा रही हैं। अभी कभी आक्रोश तेज हो जा रहा है, कभी दबी जुबान में शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के बीच में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति कि क्या नेपाल में वाकई इस्लामीकरण की स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्या जैसी इस जेनजी आंदोलन के दौरान हमने सितंबर में भी देखा था, दोबारा मैं वो दोहराती हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि राजा आओ देश बचाओ। क्या असली लोकतंत्र यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि उसी राजतंत्र में छिपा हुआ है जिसे खत्म कर दिया गया था? आखिर जनता के बीच में जब आप उतरते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है? सुबोध जी, लावनी जी, आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सीमाई क्षेत्र के जो कि खुला सीमा होने के कारण में जो अगल बगल में अगर आजू बाजू में देखा जाए तो हजारों की संख्या में मदरसा और मस्जिदें अब बनाई चुकी है, जबकि 2006 से पहले देखा जाए तो इस तरह की कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। अब आपको बताते ये चले कि इस्लामीकरण भी है और दूसरी तरफ ईसाई मशीनरी के द्वारा भी अब धर्मांतरण का खेल चालू हो चुका है, जो कि पूरे नेपाल में दीमक की तरह खा रही है। अब रही बात की जेनजी युवा पस्ता हो या शाही युवा शक्ति के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका प्रदर्शन भी लाजमी है, इसलिए कि उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे पूर्वज से जो ये जब से ये राजतंत्र से लोकतंत्र में हुआ, लोकतंत्र में जिस तरह से पार्टियां देश को बेचने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इनके एवज में जेएनजी पुस्तक का कहना है कि अब हम लोग दे चुके हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है इस तरह का नहीं देखे, और जब हमारा देश बचेगा तभी पार्टियां रहेंगी, ना कि पार्टियां रहेंगी तो देश रहेगा। देश की स्थिति अभी इतना हालात बेकाबू हो चुका है कि हर जगह इस्लामीकरण और ईसाई मशीनरियों के द्वारा धर्मांतरण का आए दिन कहीं ना कहीं आपका इस तरह को देखने को मिला। आज आपको बता दें कि आज के समय में राजबिराज सप्तरी जिला में 21 पादरियों के द्वारा जो वहां पे एक साइंस का स्कूल चलाया जा रहा था, उसमें 21 पादरियों को पकड़ा गया है, नेपाल पुलिस ने पकड़ा है। और इस तरह का खेल आए दिन कहीं ना कहीं घटना देखने को मिल रही है। और इस्लामीकरण की बात करें तो पूरे नेपाल में अभी इस्लामिक संगठन के द्वारा हावी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो केपी ओली जी हैं चीन समर्थित है और चीन का उनको सब मिल रहा है। आज के समय में हजारों की संख्या में जो नेशनल वॉलंटियर फोर्स उतरा है, उसके लेके पूरे नेपाल दहशत में है। आखिर में जबकि चुनाव की तिथि घोषित हो गई, जनवरी से अब चुनाव की प्रक्रिया में जाएंगे, सभी लोग अपना अपना जो भी 200 पार्टियां के लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या में 200 पार्टियां के लगभग अभी वहां पे दर्ता हो चुके हैं। नेपाल की बात करें 200 पार्टियां अभी दर्ता हो चुके हैं, अब चुनाव के उसमें जा रहे हैं, सभी कोई अपना अपना पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ठीक है, उस हिसाब में अभी देखा जाए लावनी जी, तो अभी जेएनजी युवा पुस्तक की मांग क्या है,
तो हम अपने देश को बचा रखें। देश बचेगा, देश बचेगा तो फिर पार्टियां बचेगी। महेश जी, देश बचेगा कैसे? यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नेपाल में अभी एक शक्ति काम नहीं कर रही, कई शक्तियां काम कर रही हैं। नेपाल के जो असली वासी हैं उनकी मांग, मुझे लगता है कि जो उनका अस्तित्व है, उनकी जो पहचान है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो केवल एक हाथों की कठपुतली नहीं है, उनके ऊपर कई शक्तियां हावी हो चुकी है। तो देश बचेगा कैसे महेश जी? देखिए, जेनजी आंदोलन जो हुआ था उसका जो बेस था, मुख्य डिमांड थी भ्रष्टाचार से देश को बचाना, और भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह नेपाल को खा लिया है। सारे उद्योग धंधे बंदी के कगार पर हैं, व्यापार नहीं है, बैंकों के पास अकूत पैसा है, बैंक का पैसा लेंडिंग नहीं हो रहा है, कोई व्यापार करना नहीं चाहता है, व्यापार बढ़ाना नहीं चाहता है, भ्रष्टाचार चरम पे। तो जेएनजी का अपना आंदोलन एक दूसरे रूप में है, उनकी डिमांड है कि देश से भ्रष्टाचार हटे। अब भले उसके पीछे अमेरिकन संस्था हो सकती है, कोई अमेरिकन एजेंसी काम कर रही हो, वो भड़का रही हो, क्योंकि बिना किसी बैक एंड सपोर्ट से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि अब राजतंत्र की जहां तक बात है, राजा को लाना बड़ा मुश्किल है। राजा को अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ही आना चाहिए। ये मेरी पर्सनल जो मेरी सोच है, मैं बता रहा हूं कि राजा अभी भी राजा के बतौर जीना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। राजा को जनता के बीच में जाना होगा, जनता के साथ उठना बैठना होगा, मिलना जुलना होगा, तब राजतंत्र। और राजा का जो पहले एक आंदोलन हुआ राजतंत्र के लिए, उस आंदोलन के लीडरशिप में स्वच्छता नहीं थी, लीडरशिप गंदी थी, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, मैंने शुरू में भी कहा कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारत का एक बंटवारा, उसमें नेपाल का सहयोग। हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो नेपाल में करने लायक इमीडिएट एक्शन में जो काम है, नेपाल में जो टूरिस्ट वीजा है अराइवल पे अवेलेबल है, चाहे वो किसी कंट्री का हो, कहीं का हो, अराइवल पर जाए और एक उनकी फीस है, $20 या $25 पेमेंट करे और उसको वीजा मिल जाती है। उस वीजा के माध्यम से, उस व्यवस्था के माध्यम से अभी हमारे यहाँ लाल किला में विस्फोट हुआ, उसका भी तार कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ गया। तो तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार को राजनयिक प्रयास करके जितने भी लीकेज होल्स हैं उसको बंद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी सरकार हमारे भारत के फेवरेबल है। सबसे पहले तो लिमिटेड जो आइडेंटिफाइड कंट्रीज है जहां से हमको डर है कि वहां से आतंकवादी हमारे देश में आ सकते हैं, वैसे कंट्री से कम वीजा पर कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए ईसाई से नेपाल को समस्या क्यों नहीं है, पहले इस बात को समझिए। अब तो वहां के सनातनी लोगों को ईसाई के साथ मिलकर इस्लामिक ताकतों से लड़ना पड़ेगा। अब ईसाई को गाली देने से नहीं होगा। वहां जो ईसाइयत फैल रही है, गरीबी है, उस कारण से फैल रही है, लालच में वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो नेपाल की जनता है, वो नेपाल के राष्ट्र के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक लोग हैं, अब हमारे बगल में परसा जिला है नेपाल का, मैंने अपने सूत्र से पता किया तो साल में 40% जो नागरिकता दी जा रही है वो मुसलमानों को दी जा रही है। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है। तो हमारी सरकार को भी डाटा कलेक्ट करके नेपाल के लोगों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए नेपाल की जनता बहुत सीधी जनता रही है। यानी एक तरह से देखें तो गोयल साहब, महेश जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक एसआईआर भारत में चल रहा है और एक ऐसी एसआईआर नेपाल में चलाने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल को पूरी तरह से हाईजैक किया है इन घुसपैठियों ने। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि डिप्लोमेटिकली हम लोगों को कुछ स्टेप्स तो उठाने होंगे, क्योंकि नेपाल में जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट भारत पर पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है और मैं सहमत हूँ इस चीज से। अब मैं इतना ही कहूंगा कि एक जो टेंडेंसी आ जाती है कि क्योंकि हम एक बड़ा देश नेपाल के साउथ में है और हिंदू धर्म जो है हमारी कॉमन विरासत समझ लीजिए, कॉमन बॉन्ड समझ लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है जो कि भारत को और नेपाल को एक तरह से इकट्ठा करता है। ये तो एक बड़ा टेम्पटेशन हो जाता है कि हम नेपाल में जो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, लेकिन गलत होगा ये। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो एक वहां पर अभी एक मूवमेंट चल रहा है कि वहां पर
डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक सरकार बने वहां पर। हमें पहले तो इस मामले में पूरी मदद करनी चाहिए कि जो एक प्रोसेस चल रही है जेनजी की, डेमोक्रेटिकली प्रोसेस से वहां पर नई सरकार बने, और फिर उस नई सरकार के साथ में काम करके ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जो भारत की सेंसिटिविटीज हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन एक्शन आएगा नेपाल सरकार की तरफ से। ये नहीं कि हम जाकर के कहेंगे कि हाँ ये करना है तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा हमको सावधान रहना पड़ेगा उस तरफ से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा कुछ चीज़ों की मर्यादा होती है जो दो देश लेकर चलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि नेपाल में जो परिस्थिति है, नेपाल में जो इस वक्त की वर्तमान सरकार है, भले ही ये कहा जाता है कि वो भारत के प्रति झुकाव रखती है, लेकिन अभी तक कुछ कदम उठाने को लेकर किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं की गई है। क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है? गोयल जी, आर्य महेश जी। हाँ। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस सवाल का जवाब हमारे देवेश जी बैठे हुए हैं उनसे लिया जाए। चलिए देवेश जी आप बता दीजिए, क्योंकि आप वाकई ठीक कहा उन्होंने कि आप वहां बैठे हुए हैं, तो क्या मजबूरी है, क्यों नहीं खुलकर कहा जा रहा है, जबकि भारत तो तैयार है हर हाल में मदद करने को? देखिए, नेपाल में एक भारत विरोधी राष्ट्रवाद जो है वो सदाबहार एक नाराज है। ठीक है, यहाँ जो राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है भारत का विरोध करना। ये काफी लंबे समय से चलाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि नेपाल में कोई भी राजनीतिक रूप से अगर स्थापित हुआ है तो भारत के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, चाहे वो राजा स्थापित हुए हैं, चाहे दल स्थापित हुआ है, या माओवादी आया है, या मधेश की शक्तियां आई हैं, कोई भी। ठीक है, तो स्थापित होने के बाद उन्हें ये भय लगने लगता है कि अगर मुझे स्थापित किया जा सकता है तो किसी और को भी स्थापित किया जा सकता है। तो वो उस सीढ़ी को काटने का पहला काम करते हैं। तो जो भी शक्ति यहाँ पर स्थापित होती है वो सबसे पहले भारत का विरोध शुरू करवाती है, भारत विरोधी राष्ट्रवाद उसको ये जामा दिया जाता है। तो उसका परिणाम ये है कि कोई भी जो सिंह दरबार में स्थापित होता है वो खुल करके भारत से सहयोग मांगने या भारत से के साथ खुल करके बात करने से हिचकने लगता है। वो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर वो इस तरह का कुछ भी करेगा तो उसको भारतीय दलाल का नारा दे करके और उसके विरुद्ध में एक कैंपेन चलना शुरू होगा। अभी तुरंत की बात मैं आपको बताऊं, इस सरकार के सामने भारत से सहयोग का प्रस्ताव आया था, चाहे वो निर्वाचन के लिए हो या पुलिस को जो क्षति हुई है तो उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह की बात आई थी। काफी दिनों तक वो मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने इसको जानने का कोशिश किया तो ये बताया गया कि हम प्रोसेस में हैं। हुआ ये था कि कैबिनेट में अंत में जाकर के ये चर्चा हुई कि सिर्फ भारत से सहयोग लेंगे तो हो सकता है चीन को बुरा लग जाए, तो दोनों से ही मतलब ये अच्छा है कि भारत सपोर्ट में रहे तो भारत विरोध को राष्ट्रवाद माना जाए, लेकिन चीन के हाथ की कठपुतली रहेंगे तो क्या उसे नेपाल का राष्ट्रवाद कहा जाएगा? ये भी बड़ा हास्यास्पद लगता है अगर इस सोच के साथ चले, क्योंकि चीन ने हमेशा से ही विस्तारवाद की नीति अपनाई। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलता है देवेश जी। अब वहां की पार्टियां, ये सरकार क्या सोचती है इसके इतर, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण से हमारे साथ जुड़े हैं, नेपाल का हिंदू क्या सोचता है, नेपाल का हिंदू क्या सोचता है? हाँ, इसके बाद महेश जी आपके पास आ मैं वही बता रहा था आपको जी कि ये जो सोच है, ये राजनीतिक दलों का जो पूर्वाग्रही सोच है, ये वहीं तक सीमित है। नेपाल की जनता की अगर आप बात करें तो नेपाल में कोई भी भारतीय अगर यहाँ पशुपतिनाथ का दर्शन करने आता है तो उसको थोड़ी पूछा जाता है कि तुम नेपाली हो कि इंडियन हो। या अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें जो 50 लाख नेपाल के कितने लोग आए थे और मेरी मुलाकात भी हुई थी, पूरा का पूरा दल आया हुआ था वहां सनातनियों का। ये थोड़ी कहा कि मैं भारत क्यों आऊं, मुझे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक स्तर पर, जन स्तर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जन भावना को समझने की जरूरत है महेश जी, इसी जन भावना को समझना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसी नेपाल की जन भावना को नहीं समझ पा रही है। महेश जी का लास्ट कमेंट लेके समाप्त करते हो। देखिए, आपके चैनल से भारत सरकार को मैं 2-3 मैसेज देना चाहता हूँ। जहां तक जनभावना का आपका सवाल था, जनभावना सरकार समझती नहीं है और सरकार को दूसरे कामों में फंसा दिया जाता है, और वो लक्ष्य जो है वही का वही है जो मैंने पीछे में चर्चा की। भारत को अब क्या करना चाहिए, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जिन देशों के नागरिकों से हमें खतरा है वैसे लोगों की वीजा ऑन अराइवल तुरंत बंद कर देनी चाहिए।
इसके लिए हमें डिप्लोमेटिक प्रयास वहां नेपाल के अधिकारियों से, वहां की सरकार से बात करके इस काम को करना अति आवश्यक है। दूसरी बात है कि नेपाल में जो नारकोटिक्स की खेती हो रही जी, मेरे को मेरा बचपन याद है, किसी जमाने में हमारा बगल का जो जिला 12 परसा हुआ करता था, वहां गांजा की गजब खेती होती थी, गांजे की, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के प्रयास से उस गांजे की खेती का उन्मूलन हुआ, बंद हो गई थी, रोक लग गई थी। तो क्या आज हम डिप्लोमेटिक प्रयास करके जिस प्रकार से वहां नारकोटिक्स की खेती हो रही है, क्या उसका उन्मूलन करा सकते हैं? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार को आप जो अपील कर रहे हैं, भारत सरकार इस बात को समझे। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ मर्यादाएं होती हैं डिप्लोमेसी में, जैसे गोयल साहब ने समझाया भी। लेकिन हाँ, डिप्लोमेसी से इतर जो जन भावना है, हम उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो चर्चा थी, हमने इसीलिए रण क्षेत्र में, नाम तो रण क्षेत्र है, रण क्षेत्र नेपाल बना हुआ था, और इसीलिए हमने आज प्रयास किया कि रण क्षेत्र के माध्यम से किसी समाधान की ओर बढ़े। और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे वेटरन्स जब हमारे साथ जुड़े हैं, जो समाधान आपकी तरफ से आया है, नेपाल और भारत दोनों इस बात को समझेगा और उस राह पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। सुबोध, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर नेपाल के हालात आज ये इस बात की साक्षी है कि जब हिंदू राष्ट्र था तो नेपाल में बहुत कुछ बदला हुआ सा था। एक उम्मीद के साथ लोकतंत्र को लेकर आया गया, धर्मनिरपेक्षता जोड़ दी गई। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस तरीके से भारत में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाती हैं जो भारत के सनातनियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ठीक वैसे ही हालात आज नेपाल में बन रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि नेपाल का हिंदू भी जागे, और जब नेपाल का सनातनी हिंदू जागेगा तो एकदम यकीन मानिए कि जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं वो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक हिंदू, एक सनातनी एक भावना के साथ चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदुओं जागरूक हो जाओ। जब जब हिंदू बटा है तब तक देश भी बटा है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।